जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिवार यानी फैमिली। पिछले चैप्टर के अंदर हमने शादी की थी, मतलब हमने जो विवाह के बारे में पढ़ा था, ठीक है, मैरिज के बारे में पढ़ा था। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना समाज से जुड़ी हुई हैं। आगे बात समझ में, सारी चीज़ें समाज से जुड़ी हुई हैं, तो समाज का एक हिस्सा परिवार भी होता है, तो आज यानी फैमिली भी होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग बढ़िया तरीके से जो है पढ़ने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर से 13 क्वेश्चन निकले हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और जिन्होंने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो जाकर जरूर देख लें, जिससे कि सारी नॉलेज, देखिए आप 13 चैप्टर 14 15 बीच में से मत शुरू करना। आप पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते जब आओगे ना तो सारी चीज़ समझ में आएंगी। जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का हमने किया था, सारे चैप्टर अपलोड किए हैं, वो आप लोग जाकर जरूर देखें। जिसका एग्ज़ाम है बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दें। एनएवस वाले बच्चे जो हैं पीछे नहीं रहने चाहिए। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, आप लोग क्या करते हैं, ढिलाई बरतते हैं हर चीज़ में, इसीलिए तो बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चे आगे निकल जा रहे हैं, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे निकल जा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि आप लोग मन लगा के पढ़ते ही नहीं हैं। जब दिमाग लगा के अच्छे से प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके तैयारी शुरू कर देंगे तब जाकर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बाद में कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हाँ हमारे गंदे नंबर आई है हुआ। बढ़िया से कहोगे कि हमारे भी बहुत अच्छी डिवीज़न आई है, बहुत अच्छे से नंबरों से हम पास हुए हैं, अच्छे जो है रिजल्ट अच्छा आया है। ठीक है, तो आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 13 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। किस तरीके से करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन उसके बाद आएंगे। जैसे सबसे पहले परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ ये मत सोच लेना परिवार ऐसा है, ऐसा डेफिनेशन याद कर ली हो जाएगा, नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी ना डाउट वाली हैं, तो उन्हें क्लियर करेंगे आज हम लोग बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। अगर सच में आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना आप लोग। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से सपोर्ट करें, बहुत आगे तक जाना है अभी 7th क्लास को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, समाज की जो है आधारभूत इकाई क्या है? तो समाज किस पर टिका हुआ है, समाज का बेस क्या है, समाज किस चीज से बना हुआ है? तो समाज परिवार से बना हुआ है। समाज का बेस क्या है? परिवार है, लोग हैं। आगे बात समझ में, लोगों का एक छोटा समूह जो है परिवार कहलाता है, वही धीरे धीरे जो है बड़ा होते हुए चला जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नातेदारी, रिश्तेदार, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए ये वाला जो हमारा 13 चैप्टर पहले उसको समझिए। पहला क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या है क्या नहीं है, जरा देखिए। तो समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो समाज की आधारभूत इकाई परिवार है और व्यक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल सी बात है, वही मैंने बताया। इकाई जो है, आधारभूत इकाई क्या है समाज की? परिवार है। और परिवार क्या होता है? लोगों का जो है एक समूह होता है और बहुत महत्वपूर्ण समूह है। इन्हीं परिवारों के, सबके अलग अलग परिवार होते हैं, सारे ही परिवारों को मिलाकर जो है एक समाज का निर्माण किया जाता है। आगे बस समझ में, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। चलिए जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तब जाकर बड़ा क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन नहीं, बल्कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी होंगे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को। देखिए ध्यान से, मातृसत्तात्मक परिवार की प्रमुख पहचान क्या है? तो मातृसत्तात्मक परिवार की प्रमुख पहचान देखिए जरा। मातृसत्तात्मक आ रहा है ना, यानी माताओं से चलने वाला। ठीक है ना। आंसर देखिए जरा क्या है। तो मातृसत्तात्मक परिवार वह परिवार होता है, मातृसत्तात्मक परिवार विवाह का वह स्वरूप होता है जिसमें माँ औपचारिक रूप से परिवार की मुखिया होती है। यानी कि जो कर्ता धर्ता पूरे परिवार की कौन होती है? माँ होती हैं। ठीक है। तो और अपने परिवार पर प्रभुत्व शक्ति चलाती हैं, यानी कि हर चीज परिवार के अंदर देखना ना देखना सारी चीजें कौन करता है? माँ अगर करें तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था कहलाती है। जैसे सातवाहन वंश था, इतिहास में हमने पढ़ा था, सातवाहन वंश वो एक पहला वंश था ऐसा जो मातृसत्तात्मक था, जिसमें माताओं के नाम से जो है ना राजाओं के नाम पढ़ते थे, जैसे गौतमी पुत्र, सतकर्णी एटसेट्रा। तो ये चीजें हम लोग जानेंगे। मातृसत्तात्मक का मतलब आया समझ में कि जो वंश माताओं के नाम से चले, जिस घर में माता मुखिया हो, हर बड़े छोटे फैसले कौन लेती हो? माताएं लेती हो, उसको मातृसत्तात्मक जो है परिवार कहा जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे जाके बड़े क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा है मातृस्थानिक स्थानिक परिवार किस प्रकार के परिवार को कहते हैं? मातृस्थानिक परिवार। देखिए मातृसत्तात्मक समझ में आया, उसी से रिलेटेड है मातृस्थानिक, इसलिए मैंने दोनों एक साथ दे रखा है। क्या होगा जरा आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कैसा आंसर बनेगा। देखिए
मातृस्थानिक परिवार किस प्रकार के परिवार को कहा जाता है? तो मातृस्थानिक परिवार वास्तव में परिवार का वह प्रकार है जिसमें दंपति पत्नी की माता के मकान या समुदाय में रहते हों। याद रखिएगा, जैसे बोला गया ना, दंपति यानी कपल होता है, ठीक है, लड़का लड़की का कपल जो भी है कपल होता है वो। तो दंपति पत्नी की, जैसे अब मैं नहीं, ये गलत हो जाएगा देखिए अब यहाँ क्या है, स्त्री मतलब स्त्री और पुरुष हैं, तो यहाँ पर जब दोनों की शादी होती है तो दोनों क्या करते हैं कि लड़की के माता पिता के घर पे जाकर रहते हैं। लड़का घर जमाई बन के रहता है जब, तो उसको मातृस्थानिक परिवार कहा जाता है, जैसे जिसमें दंपति पत्नी की माता के मकान या समुदाय में रहते हैं। जैसे लड़का घर जमाई बन के रह रहा है तो वो मातृस्थानिक परिवार हो जाएगा। क्लियर है? लड़की के घर पे रहना, लड़का है लड़की के घर पे रहता है, ऑल टाइम वहीं रहते हैं ये लोग, अपना घर बसर वहीं कर रखा है, तो वो मातृस्थानिक परिवार हो जाएगा। चलिए जाइए, तो मातृस्थानिक समझ में आया, ऐसी पितृस्थानिक आएगा वो भी आप लोग इजीली समझ गए होंगे, लेकिन समझाऊंगा जरूर, छोड़ेंगे नहीं। देखिए उसके बाद है इसमें नव स्थानिक परिवार किस प्रकार के परिवार को कहते हैं। अब ये नव स्थानिक क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप लोग को समझना है, फिर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा धांसू तरीके से बना लोगे आप लोग। आगे बात समझ में, देखिए तो इसमें है नव स्थानिक क्या है, आंसर देखिए, नव स्थानिक परिवार वास्तव में विवाह का वह स्वरूप है जिसमें विवाहित जोड़ा, जो लड़का लड़की है, विवाहित जोड़ा प्राय अपने माता पिता के परिवार में नहीं रहते, अपितु इसके सर्वथा विपरीत अपना पृथक या नया आवास स्थापित करते हैं। यानी कि नव स्थानिक, मातृस्थानिक बताया, लड़की के घर पे जाके रह रहा है घर जमाई बन के, ये चीज। उसके बाद जो है नव स्थानिक, यानी कि लड़का लड़की की शादी हुई, वो अपने माता पिता चाहे लड़की के घर पे चाहे लड़के घर पे नहीं रहते, वो अपना अलग घर बना के रहते हैं, उसको नव स्थानिक कहा जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए महाराज जाइए, अब सब लोग समझ गए हैं, आप जाइए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ रहा है पितृवंशीय। जैसे एक मात्र सत्तात्मक पढ़ा था, एक सवाल पितृवंशीय परिवार किस प्रकार के परिवार को कहते हैं। तो जरा इसका आंसर आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर किस तरीके से है, तो क्या बताना है देखिए जरा। पितृवंशीय परिवार नामक परिवार में परिवार का मुखिया पिता होता है। जैसे मात्र सत्तात्मक में देखा था पिता की घर की मुखिया कौन है, माँ है, वैसे यहाँ पे पितृवंशिकता में जो है पिता रहेंगे, तो घर के मुखिया जो है पिता रहेंगे और परिवार की संपूर्ण शक्ति भी उनके पास ही हाथ में होती है। जैसे हमारे घरों में क्या है, मुखिया कौन है, हमारे पिता हैं, तो वो पितृसत्तात्मक, जिस घर में माता का जो है नाम चलता है या हर चीज चलती है, माता नियंत्रण रखती है, तो मातृसत्तात्मक कहलाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड पितृसत्तात्मक, चलिए आप जाइए, उसी से रिलेटेड पितृस्थानिक परिवार क्या है ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ना, क्लियर हो जाएगा। पितृस्थानिक क्या, देखिए जैसे मातृस्थानिक था तो लड़का लड़की की शादी हुई, लड़की के घर पे जाके रह रहा है लड़का, तो मातृस्थानिक हो जाएगा। पितृस्थानिक यानी जहां शादी हुई लड़के के घर पे ही रह रहे हैं। जैसे पितृस्थानिक परिवार वास्तव में परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित जोड़ा पति के पिता के घर में रहता है, यानी जैसे नॉर्मली सब लोग रहते हैं आजकल पिता के घर पे, यानी कि जैसे अब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी और मैं हमारे पिता के ही घर पे रहेंगे, तो ये चीज़ ये पितृस्थानिक हो गया। और मातृस्थानिक कैसे, अगर जैसे हमारी शादी होती है और वहाँ जाके अगर लड़की घर पे रहा जाए तो मातृस्थानिक हो जाएगा। पितृवंशिकता क्या है, पिता में जो परिवार में पिता का प्रभुत्व हो, ठीक है, वर्चस्व हो और वो सारी चीज़ छोटे बड़े फैसले पिता लेते हो, वो पितृवंशिकता परिवार हो जाएगा। मातृवंशिकता में जिसमें माता महत्वपूर्ण हो। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को छोटे छोटे अंतर, चलिए आंसर मार जाइए, छोटे छोटे आंसर जो है आप लोग को याद रखने हैं। उसके बाद आता है एक डिंक परिवार, डिंक, ठीक है, कैसा नाम है ना, डिंक परिवार, सातवां है। तो ये जरा देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर आंसर देखिए किस प्रकार से बताना है। तो डिंक परिवार क्या होता है भाई, तो देखिए जरा, डिंक परिवार का तात्पर्य है दोहरी आय लेकिन बच्चे नहीं, अर्थात ऐसे परिवार जिनमें पति और पत्नी दोनों की आय होती है लेकिन इनके कोई बच्चा नहीं होता। आपने अपने सोसाइटी में भी अपने एरिया में भी देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल देखे जाते हैं लोग कि पति और पत्नी जो हैं, लड़का लड़की जो हैं, उनकी शादी हुई है, ठीक है, और उनके कोई बच्चे नहीं हैं लेकिन फिर भी दोनों काम कर रहे हैं, लड़का लड़की दोनों बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं और पैसा घर में आ रहा है, तो उसको डिंक परिवार बोला जाएगा। डिंक परिवार आया समझ में, डिंक परिवार मतलब
बच्चा ना हो लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर हाई फाई सोसाइटी में, बड़े इलाकों में आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें देखने को, डिंक परिवार ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे नहीं रहते लेकिन दोनों ही कमा रहे होते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ है, तो ये डिंक परिवार है। चलिए आंसर हमारा जाइए। तो आई थिंक सबको समझ में आया। अब चलिए थोड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अब आ जाएंगे यहाँ से थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन। अगर जिसने यहाँ से यहाँ तक समझ लिया है या 8वें तक समझ लेंगे तो वो क्या करेगा, बड़ा क्वेश्चन आराम से बना सकते हो आप लोग। संयुक्त परिवार क्या होता है, इसमें मैंने दिया नहीं है, लेकिन संयुक्त परिवार क्या होता है, एक ऐसा समूह परिवार का जिसमें दादा दादी, चाचा ताऊ, पापा मम्मी, बच्चे उनके भरे हुए हैं सब। और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो है ना, आयु के हिसाब से वहां पे पहचान होती है संयुक्त परिवार में, जिसमें सब लोग, एकल परिवार क्या होता है जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, संयुक्त परिवार में क्या सब लोग जिसमें साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली जिसे बोलते हैं हम लोग, वो। तो इसमें क्या होता है कि आयु के हिसाब से जो है ना, उसमें जो है एक दूसरे को इज्जत, एक दूसरे को जो है ये सारी चीजें सौंपी जाती हैं। और क्या होता है इसमें, लोग अगर एक को बुखार होता है या कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है वहां पे। लेकिन एकल परिवार में अगर एक को दिक्कत आती है, सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पिता को, जो हस्बैंड है वो। तो ये चीज, लेकिन संयुक्त परिवार में दादा दादी सब रहते हैं, सबकी हेडेक बन जाती है, वो चीज हो जाती है। अगर किसी को कोई दिक्कत भी हो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार को संभालने के लिए और पूरे लोग रहेंगे। और एकल परिवार में यही सारी दिक्कतें होती है, कोई संभालने वाला नहीं रह जाता। इसलिए बोला जाता है माँ बाप को छोड़ के कभी मत जाइएगा आप लोग, ठीक है, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो। अब भाई माँ बाप को अकेले छोड़ दोगे, उनके लिए भी दिक्कत है और अपने तो दिक्कत है ही है। तो माँ बाप को चाहे कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ के अंदर, अब भाई मनुष्य का जन्म मिला है, मेहनत करो, रोटी कमाओ, अपने भी 2 रोटी खाओ, उनको भी 2 रोटी दो, यही तो है एक जीवन। अब तुम अलग हो जाते हो, नहीं माँ बाप के साथ नहीं रहना, अलग रहना, ऐसा ये जो करता है ना, माँ बाप से अलग रहना, उनको घर से निकाल देना, ये महामूर्ख लोग होते हैं। और जो जल्दबाजी में, और जो वो जो आलसी लोग होते हैं ना, जो कमाना धमाना नहीं चाहते, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, वो लोग ऐसा करते हैं, जो निहायती बेकार लोग होते हैं, जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। आगे ऐसे वर्ड का यूज क्यों करता हूँ मैं, क्यों करता हूँ, क्योंकि गुस्सा आता है। क्योंकि आर्ट्स वाले टीचर जो होते हैं उनको इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, ज्योग्राफी ये सब पढ़ाना होता है, उसमें परिवार, खानदान, पानदान, रिश्तेदार सब आ जाते हैं। आगे बस समझ में, इसलिए हमें ऐसे वर्ड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा आता है। और गुस्सा कहाँ निकाले, इन्हीं सब चीज़ों पे निकालना पड़ जाता है गुस्सा, तो सिंपल सी बात है। आगे बस समझ में, तो कभी भी कोई कैसी भी सिचुएशन हो, सिचुएशन बदल दो। अगर बन रही है तो सिचुएशन बन रही है ऐसी, तो बदल दो उसको, अपनी मेहनत से बदलो, कामयाब बनो, तब वहाँ नहीं निकालोगे तुम। आगे बात समझ में, माँ बाप को हमेशा साथ रखना, चाहे कुछ भी हो। आगे चलकर तुम्हें भी निकाल देंगे तुम्हारे बच्चे, अगर यही सारी चीज़ें होती रही तो, ठीक है ना। ये कभी गलत काम मत करना। उसके बाद आता है परिवार के आर्थिक प्रकार क्या हैं। परिवार के आर्थिक प्रकार क्या हैं, जरा ये आप लोग आंसर अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बनेगा। तो सामान्यतः परिवार के बड़े सदस्य नौकरी करते हैं तथा धन कमाते हैं। आर्थिक बता रहा हूं मैं, आर्थिक प्रकार है, पैसा कैसे आता है। तो परिवार के बड़े सदस्य नौकरी करते हैं तथा धन कमाते हैं ताकि छोटे सदस्य की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। अब जैसे है, जैसे घर में बड़े हैं, जैसे अब मैं ही हूँ घर में बड़ा, तो मैं क्या करूँगा, अपने पूरे परिवार को खिलाऊँ पिलाऊंगा, खिलाया पिलाया करूँगा, है ना। सारी चीज़ उनकी जिम्मेदारी है मेरे सर पे, और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना मेरा कर्तव्य बनेगा। आगे बात समझना, कभी भी जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगा ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेगा, जो ऐसी चीजें करेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, जो सही राह पे मेहनत करता है, किसी के हक की कमाई नहीं खाता, तो उसका परिवार भी खुश रहेगा, वो भी खुश रहेगा। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिए। नैतिक उत्थान करिए अपना। आगे बात समझ में, ये चीज देखिए। उसके बाद है वृद्ध तथा अस्वस्थ परिवारजनों की देखभाल के लिए भी व्यवस्था की जाती है। तो परिवार के आर्थिक प्रकार क्या हैं, क्यों पैसा कमाया जाता है, तो कौन कमाता है, घर का जो बड़ा होता है, जो घर का मुखिया होता है, वो पैसे कमाता है ताकि घर में जो बुजुर्ग हैं, घर में जो बीमार हैं, घर में जो छोटे बच्चे हैं, पत्नी हैं, उन सब का ध्यान रख सकें। वो होता है आर्थिक प्रकार परिवार का। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए। ये चीजें याद रखिएगा। देखिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी क्या होता है, जो सामाजिक चीजें होती हैं सीखना, वो। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आपको बात करने का तमीज तहजीब लहजा ही नहीं है, बात करने का किससे कैसी बात करनी है। तो आप पढ़े लिखे हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है, आप शून्य बटा हैं, 0 बटा सन्नाटा बोला जाता है ना, वो है आप, ठीक है। इसलिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन उसके साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए सम्राट अशोक ने धम्म का निर्माण किया था, ठीक है, जिसमें नैतिक उत्थान के लिए, अपने समाज के लोगों के नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने नियम बनाए थे कुछ। उसी नियमों के समूह को धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म। जैसे गिरते हैं धम्म से आवाज आती है ना, वो वाला धम्म, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, परिवार के प्रमुख प्रकारों की सूची दें। परिवार के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं वो चीज आप लोग देखिए जरा। परिवार के प्रमुख प्रकार यानी कौन कैसे कैसे परिवार होते हैं वो आप लोग अपने स्क्रीन इस तरीके से है। इसमें 3 चीजें बतानी है आप लोग को। एक तो आकार बताना है, प्राधिकार बताना है, आकार बताना है। तो आवास में क्या है, सबसे पहले देखिए पित स्थानिक बताया मैंने, जो लड़का शादी के बाद अपने पिता के घर पे रह रहा है वो पित स्थानिक। मात स्थानिक, जिसने ये पढ़ लिया ना उसको समझ में आएगा, इसीलिए बोला जाता है वीडियो आप लोग स्किप ना करें। तो जब जिसने ये समझ लिया होगा उसको इजी लगेगा ये। तो मात स्थानिक परिवार, मात स्थानिक परिवार जो लड़की के घर जाके लड़का रह रहा है। और नव स्थानिक परिवार क्या है, तो जिसमें दोनों नहीं है, यानी कि अपना पूरा घर परिवार छोड़ के लड़का अलग रह रहा है अपने पत्नी बच्चों के साथ, ये नव स्थानिक हो गया। उसके बाद है मातुल वंशीय परिवार। मातुल वंशीय परिवार मतलब जब लड़का जो है अपने मामा के घर पे रह रहा है उसको मातुल वंशीय परिवार कहा जाता है। जैसे लड़का कहाँ रह रहा है, अपने मामा घर पे रह रहा है और पूरा अपना जीवन बसर वहीं कर रहा है, तो वो मातुल परिवार हो गया, वंशीय परिवार। प्राधिकार आ रहा है अगला। प्राधिकार में क्या है, पितवंशीय परिवार और मातवंशीय परिवार। पितवंशीय मातवंशीय जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर ये वाले पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है। मैं अब नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग स्किप कर करके सारी चीजें देखते हैं, फिर समझ में आएगा नहीं, इसलिए बोला जाता है पढ़ाई वाली वीडियो पूरी देखें, ठीक है। तो ये चीज है। तो मातवंशिक थे, पितवंशिक बता दिया मैंने। आकार में एकाकी परिवार जिसे एकल परिवार, और दूसरा है संयुक्त परिवार, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। संयुक्त परिवार क्या होता है, वो चीज है जो ज्वाइंट फैमिली रहती है, उसमें लाभ हानि सब मैंने बता दिया है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को बढ़िया तरीके से समझना है। ये हो गया परिवार का प्रकार, यानी परिवार के प्रमुख प्रकार, ये मैंने आप लोग को बता दिया। 9वां क्वेश्चन हो गया, ये चीज आप लोग याद रखें। चलिए आंसर मारा जाइए यहाँ से, ये समझ में आ गया ना। जिसने ऐसे इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए उसको 2 मिनट में सारी चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार का समाज शास्त्रीय महत्व स्पष्ट करें। परिवार समाज के अंदर रहता है तो उसका महत्व क्या है, वो सारी चीज जानने वाले हैं। जरा आप लोग आंसर अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखिए तो परिवार का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, परिवार का अध्ययन महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो समाजशास्त्र में परिवार दे रखा है। वरना परिवार तो सब सोचते हैं इजी है, बहुत सारी चीजें समझनी होती है परिवार के अंदर भी, ये चीज याद रखिए। आगे नातेदारी है, तो नातेदारी भी इंपॉर्टेंट है। ये मत बोल दीजिए नातेदार हमारे तो खराब हैं, अच्छे हैं, सब में होते हैं अच्छे बुरे, ठीक है। देखिए क्योंकि मानव समाज में परिवार बुनियादी आधार है। मानव समाज में क्या है, परिवार जो है बेसिक है, बुनियाद है, ठीक है। और समाज के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मानव समाज को अर्थात पुरुष, स्त्री और बच्चों को स्थायी संबंधों में जोड़ता है। एक परिवार बनता है, समाज जब परिवार में रहता है तो उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब होते हैं, तो सबको वहाँ इज्जत भी मिलती है और रहने को भी मिलता है। इस प्रकार यह मानव समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे मानव स्वभाव का संवर्धन स्थान भी कहा जाता है, यानी मानव स्वभाव का, यानी सब लोग क्या करते हैं, एक समाज में एकजुट होकर रहते हैं परिवार के तौर पर। क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर इस बात से प्रभावित होती है कि परिवार में उनका लालन पालन किस प्रकार से होता है। देखिए हम जिस प्रकार से समाज में रिएक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे परिवार से मिलती हैं। बोलते हैं ना, जैसे कोई बच्चा गलती करता है बहुत ज़्यादा, हमेशा लापरवाही, हमेशा गलतियाँ, गाली गलौज, गंदी चीज़ें करता है, तो टोटल उसके परिवार पर उंगली उठा दी जाती है। किस खानदान से आया ये, जैसा ये है वैसे इसके परिवार वाले होंगे, तो उंगली उठा दी जाती है सीधा परिवार के ऊपर, क्योंकि परिवार एक सामाजिक हिस्सा होता है और आप उस परिवार के हिस्से हैं, आगे बस सदस्य हैं। तो ऐसा काम करो कि आपके परिवार पर कोई उंगली ना उठा सके, तो समाज ही आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा, समाज ही आपके परिवार को डुबा देगा, बेइज्जत कर देगा। तो ऐसे अच्छे काम करो जिससे कि परिवार आगे बढ़ सके। आगे बस समझ में, ये चीज याद रखें। तो इसीलिए बोला गया है इस प्रकार परिवार ही व्यक्तियों के व्यक्तित्व की नींव रखता है। हमारे व्यक्तित्व, हमारे पहचान की नींव हमारे परिवार से ही होती है। बोला जाता है ना यार ये परिवार बहुत बेहतर है पूरे समाज के अंदर, क्यों बोला, क्योंकि हमारे परिवार की वैल्यू है उसमें, समाज में। आगे बात समझ में, क्योंकि हम अच्छे कार्य करते हैं। परिवार को संस्कृति का स्थानांतरण बिंदु भी कहा जाता है, यानी जैसे गांव से कोई एक परिवार हमारे समाज में नया घर खरीद के रह रहा है, मान के चलिए, तो जब हमने देखा वो परिवार बेस्ट है यार, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लोगों से बेहतरीन तरीके से एक अच्छे लहजे में बात करते हैं, सब अच्छे व्यक्तित्व हैं उनका,
उस परिवार ने क्या करा, गांव अपने वहां की संस्कृति यहाँ लाके फैलाई, अच्छी तरीके से फैलाई, सही वे में फैलाई, तो उसको उसका आदर सम्मान होगा। तो बोला गया है पर्यावरण का मानव निर्मित अंग है और एक बालक परिवार में ही संस्कृति के प्रत्येक पहलू से परिचित होता है। यानी कि जैसे देखिए आज हमारे अंदर संस्कार हैं तो टोटल लोग यही बोलेंगे ना, यार इन लोगों का तो परिवार ऐसा है, बहुत अच्छा परिवार है, इसके माँ बाप ने इसको बहुत अच्छा संस्कार दिया हुआ है। तो हमारे परिवार पे बात आती है, जब हम गंदा काम करते हैं हमारे परिवार पर उंगली उठती है, इसलिए अच्छा काम करें, ठीक है ना, पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बने और अपने बात करने का तरीका, लोगों से कैसे बात करनी है, सारी चीज़ सीखें आप लोग, ठीक है ना। देखिए वह अपनी सामाजिक मान्यताओं, प्रथाओं एवं जीवन के भौतिक पहलुओं का ज्ञान अगली पीढ़ी को देता है। देखिए ये क्या है, अगली पीढ़ी भी समझती है इसको। तो एक वयस्क व्यक्ति दो परिवारों से जुड़ा होता है, जैसे एक होता है अभिविन्यास परिवार, तो पहला ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभिविन्यास परिवार क्या होता है, देखिए जरा, जिस परिवार में वह जन्म लेता है उसे जनक परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार में वह बेटा या बेटी होता है। ऐसे परिवार उसके जीवन तथा व्यक्तित्व पर संरचनात्मक प्रभाव डालते हैं। तो जिस परिवार में वो जन्म ले रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस परिवार के साथ ही आगे बढ़ रहा है, जब तक उसका शादी ब्याह नहीं हुआ है तब तक उसको अभिविन्यास परिवार बोला जाएगा। जिस परिवार में वो बेटा जन्म लिया, बेटी जन्म लिया, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा, जिसमें वो जन्म लेता है उसको अभिविन्यास जो है परिवार बोला जाएगा। और प्रजनन परिवार क्या होता है वो देखिए जरा ध्यान से। प्रजनन परिवार क्या है, विवाह के बाद व्यक्ति जनन परिवार का गठन करता है। इस प्रकार इस परिवार में विवाहित दंपत्ति संतान उत्पादन करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। तो प्रजनन परिवार क्या हो गया कि शादी हो गई, फिर उनका एक अलग परिवार बन रहा है, लड़का लड़की उनके बच्चे, परिवार बन रहा है। तो शादी से पहले जो है अभिविन्यास परिवार, शादी के बाद जो है प्रजनन परिवार। आगे बस समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ाया हूँ आपको। आगे बस समझ, मजाक मत समझिएगा, बहुत ईजी नहीं है, ये चीज़ें हार्ड होती हैं, लेकिन बस इजी वे में पढ़ाना होता है जिससे कि औरों को समझ में आ जाए। आगे बस समझ, कभी इजी मत समझना किस चीज़ को। चलिए तो ये वाला आंसर मारा, भागिए यहाँ से अब देखिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 11 है, परिवार के प्रमुख प्रकार लिखिए। हालांकि अभी हमने पढ़ा था आर्थिक वाला पढ़ा था, लेकिन परिवार के प्रमुख प्रकार, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार में कैसे कैसे कार्य होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, वो जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया। देखिए जरा, पहला तो इसमें बोल रखा है 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन रखे हैं अलग अलग प्रकार का, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से है। तो परिवार का महत्व दे रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। तो समाज में परिवार के अनेक प्रकार के प्रकार होते हैं। व्यक्ति और समाज अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक जो है निर्भर होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। समाज में रहते हुए व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं उचित ढंग से पूरी न की जाने पर दोनों का रहना कठिन हो जाता है। इस कारण परिवार द्वारा किए गए प्रकार्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए समाज में रहते हुए आप लोगों को कुछ अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, जब जाके समाज में आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी। वरना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग उल्टा बोलते हैं यार ये परिवार ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए, क्योंकि मान के चलिए एक बहुत सभ्य समाज है, अच्छा समाज है, उसमें कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसा परिवार आया जो काफ़ी गुंडापने करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो समाज को पूरा बेकार करके रख दिया। तो आप ऐसा क्या कार्य करें, ऐसा क्या प्रकार होना चाहिए आपका जिससे कि समाज में आपको इज्जत मिले। तो देखिए जरा क्या बोला गया, परिवार के महत्वपूर्ण प्रकार क्या हैं। तो जैविकीय प्रकार, जैविकीय प्रकार मतलब आपको एक परिवार का दर्जा कब मिलता है। तो जैविकीय परिवार के अंदर आपको परिवार के जैविकीय प्रकार अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए कंफ्यूजन में नहीं आना है, बहुत इजी है। जैविकीय प्रकार है, इसके अंदर कुछ चीजें आती है जैसे यौन संतुष्टि, यानी कि देखिए परिवार के जैविकीय प्रकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार पति और पत्नी की यौन संतुष्टि है। यानी जब दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो दोनों को यौन संतुष्टि होनी चाहिए। यौन संतुष्टि मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड हों, अच्छे हों, दोनों एक दूसरे को समझें, फीलिंग समझें एक दूसरे की, ठीक है। और यह संतुष्टि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों से होती है, यानी पति पत्नी एक साथ रहें और अच्छे से रहें, इधर उधर ना भागें, यह है यौन संतुष्टि, ठीक है। दूसरी बात संतान उत्पादन, संतान उत्पत्ति, यानी कि परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है संतानोत्पत्ति। एक बच्चे के रूप में परिवार को एक नई पीढ़ी मिलती है, यानी एक नई पीढ़ी आ गई ना, बच्चा जन्म लिया एक नई पीढ़ी आ गई, ठीक है। ये चीज़ है, यह परिवार की धरोहर को हस्तांतरित करती है और मानव प्रजाति इस प्रकार के परिवार से उन्नत होने वाले नए सदस्यों से
अग्रसर होती है। यानी आज हमारा भारत, आज हमारा विश्व कैसे आगे बढ़ रहा है, इन्हीं चीज़ों से तो आगे बढ़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। हर वंश की अपनी अलग अलग पीढ़ियाँ होती हैं। उसके बाद संरक्षण, तो जैविकीय प्रकार में संरक्षण भी आता है। जैसे परिवार सभी परिस्थितियों में व्यक्तियों को संरक्षण देता है। परिवार प्रत्येक सदस्य की भौतिक सुरक्षा और उनकी चिंता करता है। देखिए मान के चले कोई अकेले रह रहा है, बीमार हो गया, कौन है उसकी देखरेख करने वाला। लेकिन अगर आप परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, तो परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, आपकी देखभाल कर सकते हैं। अगर बच्चे को कोई दिक्कत हुई है तो माँ बाप है उसकी देखभाल करने के लिए, अकेले में कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसी सुरक्षा नवजात शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक होती है। इस प्रकार परिवार अपने सदस्यों को भौतिक तथा मानसिक रूप से योग्य और निपुण बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाता है। यानी माँ बाप है, मान के चलिए माँ बाप बूढ़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अब बूढ़े हो गए तो उनकी देखरेख के लिए वो परिवार में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अलग रह रहे हैं बच्चे, उनको छोड़ दिए बूढ़े माँ बाप को, अब कहाँ जाएंगे माँ बाप। एक बात सोच के देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करेंगे। वो सब कुछ देखते हैं भगवान, इसलिए बोला जाता है आप अपने कर्म अच्छे रखें, आप अपना धर्म निभाएं, अच्छा कर्म करें। अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आए। परिस्थिति बदलो, अगर ऐसी सिचुएशन बनी है उसको बदलो, सही अपने ऊपर हिम्मत रखो, काबिलियत रखो, उस सिचुएशन को बदल के रख दो, जिससे कभी उनका साथ ना छूटे। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आर्थिक प्रकार्य में मैंने बताया, आर्थिक प्रकार्य देखिए, आर्थिक प्रकार्य में मैंने बताया परिवार अपने सदस्यों के आत्मनिर्भर होने तक एक सीमा तक उनके भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तो माँ बाप ही संभालते हैं ना उनको। आपको अभी कौन पढ़ा लिखा रहा होगा, आपके माँ बाप ही पढ़ा लिखा रहे होंगे ना। तो सिंपल सी बात है, आप उनका आदर सम्मान करें, आप उनकी बातों को माने। माँ बाप कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, बच्चे गलती करते हैं तब लड़ाइयाँ होती हैं घर में, माना, लेकिन आप कभी पलट के उनको जवाब ना दें। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मेरे माँ बाप जो है ना ये बोलते हैं कि आज तक मेरे बच्चों ने कभी जो है हमसे जबान लड़ाया नहीं है, कभी हमसे जो है ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया। तो ये हमको एक गर्व वाला अनुभव होता है कि हमने चलिए अच्छा काम तो किया कुछ, ये चीज़ होता है। आगे बात समझ में, ये आप लोग याद रखें। उसके बाद है परिवार, तो ये सिंपल सी बात है, आर्थिक प्रकार में आप लोग को बताना है कि कैसे पैसे को, जो भी मैंने बताया था वो ये चीज़ें आप लोग को लिखनी है उसमें आ रहा है। फिर उसके बाद बच्चों का समाजीकरण करना। बच्चों का समाजीकरण मतलब क्या है, अगर परिवार है, अगर बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनको घर में ही बंद करके रखें, उनको बाहर भी जाने दें, बाहर की चीज़ें सीखें, दुनियादारी भी सीखें, बात करने का तरीका है। जैसे बच्चा परिवार के माध्यम से निम्न को समझता है, अपने समाज की भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार, मानदंड और मूल्य, विश्वास तथा सामाजिक भूमिका। उपरोक्त पहलू अभौतिक संस्कृति के अंग में जैसे देखा जाए, परिवार बच्चों को भौतिक संस्कृति देता है। भौतिक संस्कृति का सरोकार निम्न है, जैसे खाद्यान्न उपलब्ध करना, मकान बनाना, ये भौतिक होती है चीज़ें, बनावट। उसके बाद वस्त्र यंत्र बनाना और सिखाना, ये सारी चीज़ें परिवार और समाज से ही मिलती हैं बच्चे को, तो उसको सामाजिक हिस्सा भी बनने जरूर दें। आगे बात समझ में। उसके बाद आ रहा है मनोवैज्ञानिक प्रकार। मनोवैज्ञानिक प्रकार में क्या होता है, आपकी बुद्धि आती है, आपकी बुद्धि आती है, अच्छे बुरे में आप फर्क समझ सकते हैं, आप अच्छा कैसे करेंगे, समाज के अंदर कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ कौन सिखाता है हमें, हमारा परिवार सिखाता है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, ये चीज़ आप लोग याद रखें। तो परिवार से हमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये परिवार के प्रकार के अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, बाकी आप लोग देखिएगा। अब इसके बाद आ रहा है 12वां क्वेश्चन हमारा, तो परिवार के प्रकार बताइए। तो सिंपल सी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस आपको आंसर दिखाता हूँ मैं किस तरीके से बनेगा। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या है, देखिए जरा। तो आवास बता देना है, जिसको मैंने डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। मुझे मत ये बोलिएगा कि आपने बताया नहीं, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। आवास के अंदर पितृ स्थानिक परिवार, मातृ स्थानिक परिवार, नव स्थानिक परिवार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्राधिकार के अंदर मैंने पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक बता दिया है, अच्छे से बता चुका हूँ ना। ये चीज़ आप लोग याद रखें, आंसर आप लोग के सामने ही है, बढ़िया तरीके से देखें। उसके बाद बताया था मैंने आकार में एक एकाकी परिवार, जिसे एकल परिवार और संयुक्त परिवार का भी दर्जा दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था 12वें में, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं ये सारी चीज़ें, बस यहाँ पे बड़ा है, बड़ा करके दिया हुआ है, वो मैंने आप लोग के सामने आंसर रख दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, तो परिवार में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करना। अगर परिवार में परिवर्तन लाना है तो कैसे आएगा परिवर्तन, आंसर आप लोग देखिए जरा किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन भी 2-3 दे रखे हैं, इसके आंसर देखिए। तो परिवार के कुछ कारक, परिवर्तन लाने के लिए परिवार में क्या दे रखा है। सबसे पहले है कारक में देखा जाए, फैक्टर्स में, तो पहले औद्योगिकरण, परिवार में औद्योगिकरण होना जरूरी है।
और उसके बाद नगरीकरण, नगर में रह रहे हैं आप लोग, शहर में रह रहे हैं, शहरीकरण भी आना चाहिए, शहरों में किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। पश्चिमी संस्कृति, आप पश्चिम संस्कृति जैसे आज परिवर्तन आया है तो किन वजह से आया है, पश्चिमी संस्कृति। आज नए नए वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, पहले हमारे यहाँ माता पिता बच्चे सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन आज क्या है, सब लोग अलग अलग रह रहे हैं। ये परिवर्तन ही तो है, जैसे बाहर देशों में होता है। आधुनिक शिक्षा आई है तो उसके वजह से क्या हुआ है, नया नया परिवर्तन देखने को मिला है, ये चीज़ें। उसके बाद है वैधानिक उपबंध में नई नई लोग सिद्धांत बनाते जा रहे हैं। आज नए नए रूल रेगुलेशन अपने परिवारों के लिए बनाते जा रहे हैं। इससे क्या है, परिवारों में भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। पारिवारिक कलह, एक परिवर्तन आया ये भी कि लोग अलग क्यों रह रहे हैं, पारिवारिक कलह। जब जॉइंट फैमिली रहती है उसमें ज़्यादा, देखिए एक बर्तन जो है, टोकरी के अंदर बर्तन रखे हुए हैं तो खड़खड़ाएंगे जरूर, तो वैसी जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर क्या होता है अब ज़्यादातर, क्योंकि लोग ज़्यादातर ना, देखिए अब क्या है, खरीदना खाना ही है, सिंपल सी बात, तो लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पारिवारिक कलह हो जाती है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आ रहा परिवार के विभिन्न प्रकारों का निष्पादन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का उद्गम, यानी परिवारों के विभिन्न प्रकारों को पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों की इच्छाएं हो गई हैं, अलग अलग, तो लोग अलग अलग रहना शुरू कर दिए। लोगों ने अपनी जो है परिवारों को अलग अलग कर लिया, आगे बस समझ में, रहन सहन सबका अलग अलग हो गया। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो आकार में बता चुका हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो है पारंपरिक संबंधों में परिवर्तन, शुरू से जो चीज़ें चली आ रही, जैसे नाभिक परिवारों के उद्भव के कारण सदस्यों के अंतर संबंधों में भी परिवर्तन आया है। नाभिक परिवार के सदस्य अधिक समानता के साथ अंतर क्रियाएं करते हैं और उन्हें आंखें मूंद कर बड़ों के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे परिवार, नाभिक परिवार होते हैं जिनमें लोग पालन नहीं करते, जरूरी नहीं होता, लोग बोलते हैं कि नहीं वो पुराना टाइम चला गया, अब हम अपने तरीके से जिएंगे, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो पारिवारिक तथा व्यक्तिगत निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं। कई बार लोग अपने अलग तरीके से निर्णय ले रहे हैं, कई परिवारों में लोग सामूहिक तौर पर मिलजुल कर जो है निर्णय लेते हैं, ऐसा भी है। द्वंद्व है, आपस में लड़ाई हो जा रही, बच्चों की अपेक्षा हो गई, यानी कुछ माता पिता अपने व्यस्त कार्यक्रम अथवा बच्चों के उत्तरदायित्व से स्वतंत्र होने की इच्छा के कारण अपने बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पाते। कई पेरेंट्स अपने बच्चों में ही जो है बच्चों की भविष्य के लिए दोनों नौकरी पर चले जाते हैं, इससे बच्चों का एक अलग ही परवरिश भी नहीं हो पाता, ठीक है ना, गलत हो जाता है। उसके बाद बच्चों की अपेक्षा बता दिया। विवाह साथी का चयन, एक ये भी हो गया। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने लिए अलग चयन कर रहे हैं पति पत्नी का, ठीक है। उसके बाद नातेदारी के संबंध में अधिक द्वंद्व नहीं, यानी आजकल नातेदारी में लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं रिश्तेदारों में। पहले वाले रिश्तेदार होते थे सोचते भी थे एक पल को, आजकल के रिश्तेदार क्या है, जेलसी भरी हुई है सब में, ठीक है। कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देते हैं, अलग अलग समझ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद संतान केंद्रित परिवार के प्रकार, ये ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आप लोग को बता चुका हूँ, आंसर आप लोग के सामने है। जब पढ़ोगे ना इसको तो लगेगा हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद दो और हैं। उत्पादन की इकाई नहीं, यानी अधिकतर समाजों में परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रहा। उत्पादन के क्षेत्र में कारखाना व्यवस्था के पदार्पण के बाद घर, वस्तुओं और उत्पादन का स्थान नहीं रह गया। सिंपल सी बात है, अब लोग खेतीबाड़ी नहीं कर रहे हैं एक साथ मिलकर। पहले लोग खेतीबाड़ी करते थे, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश था, अभी भी है, लेकिन अब लोग ज़्यादातर कमाने पे, उद्योगों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा चेंजेज आया है, तो इसी से तो परिवार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये चीज़। उसके बाद है स्थायित्व की समस्या। अब परिवार स्थायित्व नहीं रह गया, स्थायी परिवार नहीं रह गए हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले लोग दादा दादी, माता पिता, फिर उनके बच्चे सब एक साथ रहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये परिवार के बारे में आप लोग बढ़िया तरीके से जानें, समझें और बस ईश्वर का नाम लें, अपने माँ बाप का साथ हमेशा दें, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें। जब उनका आशीर्वाद रहेगा साथ में तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। मुझे लगी बहुत तेज भूख, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, ठीक है। चलिए, आप लोग को मैंने समझा दिया है, ये बहुत मेन क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर के थे। कल हम लोग नातेदारी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। आप लोग बस साइमन क्लास को सपोर्ट करें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है सच में तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। मिलेंगे हम लोग कल, नेक्स्ट चैप्टर में नातेदारी करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।